गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ओके, सो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद मोशन हमने सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद हमने फोर्स पढ़ा, इसके बाद हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो देखो, मोशन जो है, मोशन में हमने न्यूटन्स के लॉज पढ़े, ठीक है। फिर हमने उसके बाद हमने फोर्स पढ़ा, तो फोर्स में हमने न्यूटन्स के लॉज पढ़े, है ना। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन लॉज ऑफ फोर्स पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन। तो बेसिकली ग्रेविटेशन भी क्या है, न्यूटन्स ने ही बताया है ग्रेविटेशन। आपने एक कहानी सुनी होगी, एप्पल गिर गया, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो इसकी ही जड़ पता करने के लिए न्यूटन्स ने एक एक्सपेरिमेंट्स कहे, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उसके बाद उसे पता चला कि ग्रेविटेशन नाम की एक चीज होती है। पर अपने लिए खुशी की बात एक ये है कि सबसे पहले प्लेनेटरी मोशन की बात करूं कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसे हम नाम देते हैं या जिनका नाम है आर्यभट्ट। तुमने सुना होगा। तो ये अपने लिए एक चाम की बात है, खुशी की बात है कि इंडियन साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि सारे प्लेनेट ग्रेविटेशन की वजह से या किसी फोर्स की वजह से सन के चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये बताया था हमें आर्यभट्ट ने, और ये उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट से बताया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि देखो, उन्होंने इतने ज्यादा उस समय फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी उन्होंने एग्जैक्ट फॉर्मूलेशन किया। इनके ही फॉर्मूलेशन को आगे बढ़ाया कैपलर्स ने, कैपलर्स लॉ, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? देखो, अभी तक हमने पढ़ा था ग्रेविटी, और अब हम देख रहे हैं ग्रेविटेशन। तो ये दोनों अलग चीजें, इसी चैप्टर में हम इसका बाइफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि मैंने कहा, न्यूटन्स ने ही बताया है, ठीक है। तो क्या कहता है भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन? The magnitude and the direction of the gravitational force between two particles are given by universal law of gravitation, which was formulated by Newton. ओके, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझते हैं इसको क्या होता है प्रैक्टिकल अप्रोच में, कि मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मानो कोई फोर्स है जिसको कहते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन, ये किसने बताई? ये बताई न्यूटन्स ने। ओके, ओके, अब जैसे फोर्स है, मानो मैं कहूँ 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इज कॉल्ड, ये 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन है यूनिट, इन दोनों को मिला के बनता है मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में? तो ये क्या होता है, इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड हो जाती है। तो इस ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे क्या होती है, ये किसने बताया? न्यूटन ने। किसका बताया? केवल ग्रेविटेशन का। ओके, चलो अब देख लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम ये भी कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है जो अपन आगे पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल क्यों कहते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सब जगह एक सा। यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा, यूनिवर्सल, है ना। चाहे आप इसको अर्थ पे ले जाए, चाहे इसको मून पे ले जाएं, चाहे मार्स पे ले जाएं, चाहे सन पे ले जाएं, ये फोर्स एक जैसा ही रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल। ओके, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, अगर मैं कहूँ, मैं इंडिया में कहता हूँ कि जो सन है वो किधर से राइज होता है? ईस्ट से। अच्छा, अमेरिका में मैं जब चला जाता हूँ तो मैं क्या कहूंगा कि सन की कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। तो सन राइज होता है ऑलवेज ईस्ट से। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब कहीं भी जाके देखूंगा तो क्या होगा, कहीं भी जाके देखूंगा तो मुझे हमेशा यही बताएगा कि सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है। इसी तरह से जो ग्रेविटेशन की जो वैल्यू दी, इसका जो मैग्नीट्यूड दिया ग्रेविटेशन का न्यूटन ने, वो यूनिवर्सल है। चलो आगे पढ़ते हैं, इस लॉ क्या कहता है, ये न्यूटन का लॉ क्या कहता है, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, the force of attraction between any two bodies या two particle कहें, object कहें, body कहें, the force of attraction between any two particle, body, object is directly proportional to the product of their masses and particle
product of the particle and is inversely proportional to the square of the distance between them. कहने का मतलब ये तो है डेफिनेशन। अब अपन इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में देखते हैं। अपनी स्क्रीन पे देखिए, दो बॉडीज हैं, मान लिया दो बॉडीज हैं, ये और ये। इसको बॉडी ए कहेंगे, इसको बॉडी बी कहेंगे। सपोज इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2, और इनके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे बोल देते हैं r। कुछ भी हो सकती है। बॉडी ए का मास 5 किलोग्राम, बॉडी बी का मास 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, कुछ भी जो वैल्यू पुट कर देंगे आप वो हो जाएगी, है ना। और इन दोनों के बीच की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r। ध्यान रखना सेंटर से। ओके, चलो लेट्स सी। तो न्यूटन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है, वापिस से इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए समझना कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल, मतलब ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स हो रहा है, अट्रैक्शन का। मतलब ये इसको इधर खींच रहा है F1 फोर्स से, या ऐसा कहें बॉडी ए, या ऐसा कहते हैं बॉडी बी, बॉडी ए को F1 फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, और बॉडी ए बॉडी बी को F2 फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, ऐसा कह सकते हैं। ओके, मतलब क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दो पार्टिकल है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स कौन सा होना चाहिए, अट्रैक्शन, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो बॉडी है दो, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई कि दो बॉडी है ए और बी, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा FAB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के बराबर। अच्छा, इन दोनों बॉडी का मास क्या है, m1 और m2, और इनका मास, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडी का, वो क्या किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के बराबर। ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखो, वापिस से एक बार लॉ को मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। दो बॉडीज हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है FAB, येलो कलर से देखना, येलो कलर से, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है FAB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडीज के मास m1 m2 के प्रोडक्ट के बराबर, और उन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के बराबर। ओके, वापिस एक बार लॉ को देखते हैं क्या बोलता है। The force of attraction between any two particle is directly proportional to the product of the mass of the particle and is inversely proportional is the square of the distance between them. Okay, mathematically क्या कहते हैं, mathematically ये होता है, universal law of gravitation mathematically ये होता है कि एक बॉडी है ये बॉडी है दो, ए बॉडी बी बॉडी, इन दोनों का मास, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है r। अब इनके बीच में अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है या ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है, तो न्यूटन ने कहा कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या होगा, अपोन में आ जाएगा। इनवर्स मतलब, इनवर्स का मतलब होता है अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, ये आपका लॉ है, और मैथमेटिकली मैंने इसको ऐसे प्रूफ कर दिया। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर मैथमेटिकली क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और उन दोनों के बीच की स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर। तो अपन इसको अलग अलग देख लेते हैं। इस लॉ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या हुआ, पहले तो इसने ये कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉडी ए और बी के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के। प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों बॉडी का जो मास है, मान लो किसी एक बॉडी का मास 5 है, दूसरी बॉडी का मास 2 किलोग्राम है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा
5 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 10 किलोग्राम, दोनों बॉडी के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके अच्छा, दूसरा क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली का मतलब ऐसा होता है कि एफ, अगर मैं कहूँ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन, या एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, क्या कहेंगे हम, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, तो मैं इसको लिखूंगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको क्या कहूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, मैं कहूँ एफ प्रोपोर्शनल है बी के, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। मैं कहूंगा एफ प्रोपोर्शनल है सी के, तो ऐसे। अगर मैं कहता हूँ कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, तो 1 अपॉन डी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर डी की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तुम खुद मल्टीप्लाई करके देख लो कि मानो यहाँ एफ है और ये 1 अपॉन डी है। ओके अच्छा, डी की वैल्यू में अगर 1 रखता हूँ तो एफ की वैल्यू भी ये भी 1 आएगी। अच्छा, डी की वैल्यू में यहाँ 2 रखता हूँ तो 1/2 कितनी हो जाएगी, 0.5, है ना। तो इसलिए क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ एक काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। अब एक काम करते हैं, ए की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, फिर ए की वैल्यू 2 रखते हैं, फिर ए की वैल्यू 3 रखते हैं, फिर ए की वैल्यू 4 रखते हैं। चलो फर्स्ट अपन 1 रखते हैं, तो एफ प्रोपोर्शनल आ गया 1 के। ओके 2 रखेंगे तो क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 0.5 आधा। अच्छा 3 रखेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, क्या 0.5 से कम वैल्यू आएगी, समवेयर अराउंड 0.2 आएगी। अच्छा एफ प्रोपोर्शनल अपन रखेंगे 4 के, तो ये वैल्यू 0.2 से भी कम आएगी, मान लो 0.1 आ गई। तो तुम ये देखो, ये ए की वैल्यू क्या कर रही है, पहले 1 थी, तो एफ की वैल्यू क्या है, 1 थी। अच्छा ए की वैल्यू अब 2 हो गई, तो एफ की वैल्यू आधी हो गई, मतलब कम हो गई, 1 से क्या हो रही, कम। ओके अच्छा, एफ की वैल्यू 3 हो गई तो और कम हो गई। एफ की वैल्यू अगर 4 हो गई तो क्या हो गया, सॉरी, ए की वैल्यू 4 हो गई तो एफ की वैल्यू कम हो गई। तो ध्यान से देखो, इधर तो क्या हो रहा है, एफ ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 2 3 4, और इधर क्या हो रहा है, एफ की वैल्यू घटती जा रही है। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। अगर ए को बढ़ाएंगे तो एफ कम होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा इसका उल्टा कर देते हैं, अगर ए को कम करेंगे तो एफ क्या होगा, बढ़ेगा। इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो अब अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो न्यूटन के लॉ क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दो बॉडी के मास के प्रोडक्ट के बराबर या मल्टीप्लाई के बराबर होगा, और क्या होगा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके तो इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आती है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या है ये आ जाता है मेरे पास, बिल्कुल आ जाता है। ठीक है ओके, तो यहाँ पे देखो आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया। अच्छा अब मैंने तुम्हें एक बार और पढ़ाया था कि जब भी मैं प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल लगाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या आता है, एक कांस्टेंट पे लगा देता हूँ जी। भाई ये ग्रेविटेशन, न्यूटन ने इसका नाम जी दे दिया, ठीक है। मैं कुछ भी दे सकता हूँ ए बी सी डी, पर इसकी भी कुछ वैल्यू होगी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आप ये मानो कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाओगे और उसकी जगह इक्वल आएगा तो एक ना एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और जिस साइंटिस्ट ने उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम जी दे दिया तो जी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। कोई अगर इसका नाम के देता है तो के पढ़ते आएंगे, है ना। तो हम कहेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल, एफ इज इक्वल टू एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इक्वेशन में इक्वल आ गया। इक्वल क्यों आया, क्योंकि अगर मैं इनमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो एफ की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल में आएगी, इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। पर अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो मुझे एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है चलो अपन क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे कुछ। अच्छा मैं कहता हूँ, अब ध्यान से देखना अपनी स्क्रीन पे, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2, और इन बॉडी ए का मास है 4 और बॉडी बी का मास है 8। तो फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, निकालो। भाई फोर्स जो होगा वो कैसे निकालेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2। तो 8 4 जा कितना होता है, 32, m1 इंटू m2 कितना हो गया, ये m1 है ये m2 है 32, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। पर हमने क्या बोला, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अच्छा 4 से कितनी बार 8 टाइम्स। तो f जो है किसके प्रोपोर्शनल है, 8 के, पर बराबर नहीं कहूंगा मैं, प्रोपोर्शनल कहूंगा, मतलब 8 के प्रोपोर्शनल है। ओके प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर 8 प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब एग्जैक्ट f नहीं है, इसके प्रोपोर्शनल है।
अच्छा, अब हमने क्या करा था, एफ हमारे पास एफ प्रोपोर्शनल 8 आ गया, तो अगर मैं इसको इक्वल करना है तो एफ इज इक्वल टू जी और 8 लगाना पड़ेगा। इस जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तब ये 8 से मल्टीप्लाई होएगा, तब जाके मुझे एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो इस जी की वैल्यू निकालेंगे अभी अपन आगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ओके, इतना समझ लिया। चलो अब मैं बात करता हूँ यूनिट की। यूनिट किसकी बात, अच्छा फोर्स की यूनिट तुम्हें पता है क्या होती है? अरे हमें एक फॉर्मूला मिला, एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा मुझे फोर्स की यूनिट बताओ, न्यूटन। m1 की यूनिट बताओ, m1 क्या है, मास। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ये भी क्या है, m2 मास, इसकी यूनिट किलोग्राम। अच्छा आर की भी यूनिट बताओ, आर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो तुम्हें किसकी यूनिट नहीं पता बच्चों, तुम्हें जी की यूनिट नहीं पता, नहीं बता सकते। अच्छा तो जी की यूनिट निकालने के लिए फिर देखो क्या करना होगा। हमारे पास फॉर्मूला है एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करो, इस जी को इधर रख दो, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले आओ एफ के साथ, तो अपने पास कैसे इक्वेशन आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 और जी। अच्छा तुम्हें इन सब की यूनिट पता है, बिल्कुल पता है, तो निकाल लो। फोर्स की यूनिट थी न्यूटन। अच्छा आर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो मीटर स्क्वायर। ओके, और मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। किलोग्राम तो अपन क्या कर देंगे, किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये आपकी जी की यूनिट आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये जी की यूनिट है। ठीक है, बाकी सबकी तो पता थी मुझे, एफ की पता थी, आर की, m1 m2 दोनों की पता है ना, बस मुझे जी की नहीं पता थी, तो जी की मैंने यूनिट निकाल दी। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, है ना। तो इस तरह से अपन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जी की यूनिट भी अपन निकाल रहे हैं, और जी की यूनिट आ गई यहाँ पे। तो तुम्हारे पास क्या आएगी, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा ये तो ऐसा ही यूनिट है, ऐसा यूनिट है, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। अच्छा सीजीएस यूनिट निकाल सकते हो, देखो सीजीएस यूनिट में क्या होता है, न्यूटन को डायन मतलब डाइन। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन किलोग्राम को स्क्वायर को क्या करता हूँ, ग्राम का स्क्वायर। क्या ये बच्चों सीजीएस यूनिट हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास जो जी आया, इसको हमने क्या कहा था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये किससे आया था, ये प्रोपोर्शनल हटाने के बाद आया, इसके पहले नहीं आया। तो इसको न्यूटन ने क्या नाम दिया, इसको एक नाम दे दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसको प्रोपोर्शनली हटा करके हमने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस जी को अब हम किस नाम से जानेंगे, इस जी को हम जानेंगे ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा इसके आगे यूनिवर्सल क्यों लगा है, आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल क्यों लगा है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन के लॉ से है ना। और कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तीनों का जोड़ के एक नाम बना दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका साइन है जी, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग को बंद कर दो। ओके, तो नाउ हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक प्रिंसिपल, एक एक्सपेरिमेंट है जिसे बोलते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और जी की वैल्यू निकाली। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या करा वो मैं बताऊंगा, उसके पहले अपन एक चीज देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया, एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ m1 m2 मास है, बॉडी ए या दो बॉडी है, कोई भी बॉडी, दो डिफरेंट बॉडीज है, उनका मास है, आर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच में। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ओके, चलो हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये जी जो है, सपोज अगर इस बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, इस बॉडी का मास भी 1 किलोग्राम है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 है, तो अपन देखते हैं ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मास 1 kg है, इसका मास 1 kg है,
दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर है, तो जी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? तो जी की जो वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर। कहने का मतलब है तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F इजिकल टू जी। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो यूनिट मास की बॉडी होगी और वो यूनिट डिस्टेंस, यूनिट का मतलब 1, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, दो 1 केजी की बॉडी होगी और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर होगी, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। ओके, वापिस से सुनना। अब इसको अपन टर्म्स में लिखते हैं जिससे हमें मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बोला जाता है कि अगर दो बॉडी है यूनिट मास और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल लगेगा। ये यहाँ पे देखो, m1 m2 जो होगा 1, r जो होगा वो भी 1 मीटर होगा, तो f किसके बराबर होगा? g के बराबर। ओके, तो यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट आते हैं। मैंने बताया अब अपन बात करेंगे जी की वैल्यू निकालना। तो देखो बच्चों, जी की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे हमें दिखाई गई है। जी की जो वैल्यू निकाली, किसने निकाली? कैवेंडिश। ये देखो, बाय कैवेंडिश, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉल जी। स्मॉल जी की तुम जानते हो कितनी होती है वैल्यू? 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर स्मॉल जी, मैं कैपिटल जी की बात कर रहा हूँ, जो कि क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये जो जी है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो बात करते हैं कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी जो है उसकी वैल्यू को जो निकाला वो कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने फिर बताया था कि अगर कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो 1 लाख और सकता है 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अपने सक्सेस एक्सपेरिमेंट पे जाता है, और केवल हम उसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। ओके, तो कैवेंडिश ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनमें जो जिस जिस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस हुआ और उससे वैल्यू निकली, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास? जी की वैल्यू। जी की वैल्यू आई हमारे पास। अच्छा, जी की यूनिट हम अभी तक पढ़ चुके थे, क्या थी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। अब मुझे तो वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू जो निकली वो निकली 6.67 इंटू 10⁻11। ये जी की वैल्यू निकाली कैवेंडिश ने। और किस एक्सपेरिमेंट से? वो अगर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं और ये तो क्लास 11th का है, और अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे अभी काम ही नहीं आती, जैसे कि उसमें है टॉर्क, उसमें आएगा थीटा एंगल, उसमें आएगा लेंथ, तो तुम टॉर्क के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वजह से हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। केवल हमें याद रखना है कि जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11। और जी की इस वैल्यू को अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो न्यूटन की जगह डाइन लिखूंगा। जब भी न्यूटन की जगह डाइन लिखूंगा तो 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? तो देखो 6.67 इंटू 10⁻11 को मुझे किस में चेंज करना है? सीजीएस यूनिट में। तो ये न्यूटन है तो न्यूटन लिखूंगा तो 10⁵। अच्छा, किलोग्राम का मीटर का स्क्वायर है, मीटर को मेरे को सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10⁴ मीटर का स्क्वायर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 2 मीटर में कितने होंगे? 10⁴। ओके, ये डिवाइडेड किससे हो रहा है? किलोग्राम के स्क्वायर से। तो किलोग्राम का स्क्वायर मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में कितने हो गए? कितने हो गए? 1000 × 1000। 1000 × 1000 लिख सकता हूँ ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर को ही देखेंगे। देखो 5 और 9 यहाँ कितनी है? 5 और 9, तो 10⁻11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? करो माइनस। -11 में से पॉजिटिव 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। अच्छा, 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो ये 6 ऊपर जाएंगे तो इसमें क्या होंगे? -6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10⁻⁸। तो जो सीजीएस यूनिट होगी वो 10⁻⁸ हो जाएगी। न्यूटन की जगह डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह ग्राम स्क्वायर। ओके, स्टार्ट कर देना एक बार।
ओके, अब जो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 एसआई यूनिट में, ये कैसे आया? तो मैंने तुम्हें बताया था जी की जो वैल्यू है वो निकाली थी कैवेंडिश ने, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, हम एक ओवरव्यू लेंगे कि कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था। अपनी स्क्रीन पे देखना, डायग्राम बनाता हूँ। सपोज एक ऊपर वॉल, एक सेलिंग है, छत, उस छत पे मैंने एक हुक लगा करके एक रस्सी को बांध दिया। ओके, इस रस्सी से मैंने एल लेंथ का, क्या एल लेंथ का एक पाइप ले लिया, या एक डंडा ले लिया, या एक रॉड ले ली। इस रॉड पे मैंने यहाँ पर दो बॉल, दो छोटी छोटी एम मास की बॉल, जो कि बनी हुई थी लेड से, लेड मटेरियल होता है एक, लेड के मटेरियल से बनी हुई दो बॉल ले ली। अच्छा, लेड ही क्यों लिया? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए लेड लिया है ना। आयरन भी ले सकते थे, पर लेड लिया क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। अब देखो, ये ऐसे लटका दिया है ना, ये एल लेंथ है इसकी, ओके, इस रॉड की, और इसके कोने पर हमने क्या करा, तो छोटी छोटी बॉल को बांध दिया। अब क्या हुआ, सपोज एक बॉल को मैं यहाँ पे लाता हूँ, और तो क्या होता है, हमने पढ़ा है, मैं इस दोनों की बात कर रहा हूँ, तो हमने पढ़ा है जब दो बॉडी होगी और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस आर होगी, तो आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। कोई दिक्कत? ये ग्रेविटेशन ने कहा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट यहाँ बन गया इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में बिल्कुल बन गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर आई, इधर अट्रैक्ट हुई, और एक बॉल को मैं साइमल्टेनियसली यहाँ रख देता हूँ, तो इन दोनों के बीच में भी एक पैर बन गया, और ये क्या हुआ, इस तरह से गई। ये बॉल मैंने यहाँ रखी, तो ये इसने इसको इधर खींचा। अच्छा, इस बॉल ने इसको इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इस बॉल ने इस बॉल को इस तरफ अट्रैक्ट किया। तो क्या बच्चों, बोलो, ध्यान से देख के बताओ मुझे, ध्यान से मुझे देख के बताओ, एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है, तो क्या ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, तो क्या इसमें एक टर्न आएगा? क्या ये ऐसे घूम जाएगा इस तरह से, इस डॉट डॉट में जैसे मैंने बनाया? बिल्कुल, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, अपन मान के चलते हैं कि मैंने ये एक बॉल इधर रख दी और एक बॉल इधर रख दी, ठीक है। अब की बार, है ना, तो क्या होगा, रोटेशन कैसे होगा? ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखो। अच्छा, वही ग्रेविटेशन का लॉ होगा। ये बॉल ऐसे जाएगी और ये बॉल ऐसे, क्या इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई? पहले ये बॉल ये ऐसे रोटेट कर रही थी, अभी ऐसे हो गई। ओके, ये इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से राउंड राउंड करेगी। ओके, चलो अब आगे इसमें देखते हैं, हम बात करते हैं। अब माना, मैंने माना इन दोनों का मास इस तरह से लिया। सपोज ये जो बॉल है, इसका मास है, यह वाली बॉल का m, और इस बॉल का मास है कैपिटल M, और इस बॉल का मास है m, या ऐसा कह सकते हैं हम, ये है एक बॉल,